चुकी होगी। तो आज उसी के चलते मैं भी अपनी सीरीज लेके आया हूं और आप भी ये कंप्लीट करते चलिएगा और देखते चलिएगा कि इसमें से आपको कितने क्वेश्चन आते हैं, और जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हों उन क्वेश्चनों को आप अच्छे से लिखिएगा और ढंग से याद करिएगा, क्योंकि जितने भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा वो किसी ना किसी वर्ष वो पूछे गए हैं। तो ये जो क्वेश्चन हैं ये 23 और 24 के विगत वर्ष में पूछे गए क्वेश्चन हैं, लेकिन 23-24 के लिए ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएंगे, तो इसलिए ये हमें बहुत अच्छे से क्वेश्चन आने चाहिए। तो अगर आपके पास आराम से बैठिएगा और क्वेश्चन को ध्यान से समझें और साथ के साथ इनको लिखते भी चलें। तो देखते हैं कि पहला क्वेश्चन कहता है कि श्वसन को क्यों ऊष्माशोषी अभिक्रिया माना जाता है, समझाइए। यानी का जो श्वसन है, तो पहली बात यहाँ से एक MCQ तो ये बन जाता है कि श्वसन जो है वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों है, या फिर नॉर्मली पूछा जाता है कि श्वसन जो है वो किस तरह की अभिक्रिया है, यानी का ऊष्माक्षेपी है या ऊष्माशोषी है। तो एक नंबर का MCQ नॉर्मल यहाँ से मिल जाता है। तो हमें पता होना चाहिए कि जो श्वसन जो है वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ठीक है। लेकिन उसने खुद ही बोला है कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों माना गया है। आप हमको बताइए एक्चुअली में होता क्या है कि कोई भी चीज़, चाहे वो जैसे हम ब्रेड, आलू, चावल वगैरह खाते हैं ना, तो इसमें नॉर्मल क्या होता है, स्टार्च होता है। तो ये स्टार्च जब टूटता है तो स्टार्च किस में टूटेगा, स्टार्च ग्लूकोज में टूटेगा। तो इसके दौरान क्या होगा कि ग्लूकोज के अंडर में यानी का जो ऑक्सीजन है वो कार्बन डाइऑक्साइड है जल में ऑक्सीकृत हो जाता है, तो जिससे क्या होता है कि एनर्जी निकलती है। तो जब एनर्जी मिलेगी, मुक्त होगी, तो वो क्या होगा, वो ऊष्माक्षेपी होगा। तो नॉर्मली हम इसका आंसर लिख सकते हैं कि चावल, आलू, ब्रेड आदि जिन्हें हम खाते हैं इनमें क्या होता है, स्टार्च होता है, ठीक है, इनमें स्टार्च होता है। पाचन के दौरान स्टार्च ग्लूकोज में टूट जाता है। तो फिर आगे क्या कहता है, श्वसन में ग्लूकोज कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में ऑक्सीकृत हो जाता है तथा ऊर्जा निर्मुक्त होती है, जो शरीर को वांछित ऊर्जा प्रदान करती है। अतः श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया माना जाता है। बात क्लियर है। तो नॉर्मली वो मैंने आपसे यही कहा, तो इस तरीके से इसका आंसर लिख सकते हैं कि जो कुछ भी हमने लिया, यानी का चाहे आलू हो, चावल हो, ब्रेड हो, जो कुछ भी हम लेते हैं उसमें क्या होता है, उसमें स्टार्च होता है। तो स्टार्च किस में टूट जाता है, ग्लूकोज में। स्टार्च के दौरान यानी का पाचन के दौरान जो स्टार्च है वो ग्लूकोज में टूट जाता है, और ग्लूकोज में कार्बन डाइऑक्साइड यानी का कार्बन डाइऑक्साइड और जल में ऑक्सीकृत हो जाता है, और यही ऊर्जा को क्या करता है, एनर्जी को मतलब कि देता है। तो इस तरीके से हम नॉर्मली बोल सकते हैं कि श्वसन जो है वो एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया माना गया है। तो आप इसको लिखिएगा और उम्मीद करते हैं आपको समझ में भी आया होगा। आप देखते रहिएगा, जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको आते ही होंगे, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को हमने करा रखा है। देखिएगा ये क्वेश्चन भी है, ये क्वेश्चन भी आपने कर लिया था पहले ही। ये क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है कि पीएच को परिभाषित कीजिए। हालांकि अम्ल, क्षार और लवण वाली आपने जो प्लेलिस्ट देखी होगी उसमें हमने आपको इसका गुणनफल यानी का पीएच को किस तरीके से डिफाइन करते हैं यानी का परिभाषित करते हैं, और उस समय हमने आपको ये भी बताया था कि इसका आयनिक गुणनफल क्या होता है, पीएच को किस तरीके से परिभाषित किया जाता है, पीएच का आपस में क्या संबंध है, हाइड्रोजन सांद्रण में किस तरीके से संबंध है, ये सारी की सारी बातें हमने आपको बताई थी। तो उम्मीद है कि अगर आपने ये वो वाली प्लेलिस्ट देखी है तो ये भी आपको बहुत अच्छे से आता होगा कि पीएच क्या है, ठीक है। तो पीएच एक्चुअली में होता क्या है कि नॉर्मल अगर आप देखें तो पीएच किसी विलयन का पीएच मान 10 की ऋणात्मक घात की वह संख्या है जो उस विलयन के हाइड्रोजन आयन यानी का H+ सांद्रण को मोल प्रति लीटर में प्रदर्शित करती है। बात समझ में आ रही है मैंने क्या बोला, यानी का पीएच जो है वो किसी विलयन का पीएच मान 10 की ऋणात्मक घात वह संख्या है जो विलयन के हाइड्रोजन आयन यानी का H+ सांद्रण को मोल प्रति लीटर में प्रदर्शित करते हैं। अगर ऐसा कर देते हैं तो नॉर्मली ये वाला सूत्र तो आपने पढ़ा था, तो इसका आ जाता है pH = -log H पॉजिटिव आयन। ये जो 10 लिखा है ना, ये 10 नॉर्मल यहाँ पर इसका बेस है यानी का आधार 10 माना जाता है। तो हम चाहें तो नॉर्मल फॉर्मूला बोल सकते हैं क्या बोल सकते हैं, pH = -log कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन यानी का हाइड्रोजन का सांद्रण,
और क्या माइनस लॉग के साथ। और वहां पर हमने देखा भी था कि जब h की वैल्यू निकालते थे तो यहाँ पर लिख के आ जाता था कि h इक्वल टू 10 की घात माइनस के pH। बेटा ये घात पे pH लिखा हुआ है जो यहाँ पर आपको दिख रहा है ना माइनस pH, ये माइनस pH नहीं है, यहाँ पर ये फॉर्मूला लिख के आता है कि pH इक्वल टू मतलब कि pH इक्वल टू माइनस के लॉग H प्लस और H पॉजिटिव इक्वल टू 10 की घात माइनस pH। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया होगा। हम थोड़ा जल्दी कर रहे हैं क्योंकि हमको पता है ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से आते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, वैसे ये क्वेश्चन अगर आपने नहीं लिखा है तो आप आराम से वीडियो को पॉज करिए या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, वरना इसको बार बार आप, वैसे तो आपको ये क्वेश्चन याद होना चाहिए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि क्या होता है जब कॉपर की छड़ को सिल्वर नाइट्रेट विलयन में डुबाया जाता है। यानी कि क्वेश्चन क्या बोला था, क्या होता है जब कॉपर की छड़ को सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में डुबाया जाता है। तो देखिए सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि आपको ये पता होना चाहिए कि कॉपर की छड़ यानी का Cu और सिल्वर नाइट्रेट यानी का AgNO3। और देखिए बेटा अगर ये नहीं पता तो दिक्कत है। ठीक, अब क्या होता है कि जब कॉपर को और किस में सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन किया जाता है, तो अब मुझे ये बताइए कि जो ये Ag है वो Cu को विस्थापित कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए हमको सक्रियता श्रेणी पता होनी चाहिए। जब सक्रियता श्रेणी हमें पता है तो हमें पता चलता है कि Ag इसको Cu Ag को हटा देगा और क्या बन जाएगा, यहाँ से बन जाएगा CuNO3 का होल ट्वाइस बना लेगा। और इस तरीके से इसका कलर Cu का कलर कैसा हो जाएगा, नीला कलर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें दिखाई देता है। तो नॉर्मल पहले तो हमें अभिक्रिया पता होनी चाहिए। तो इसमें पूछा था क्या होता है जब कॉपर की छड़ को सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में डुबाया जाता है। ठीक है, तो क्या होता है जब उसको डुबाया जाता है, तो देखिएगा इसी तरीके से उन्होंने किया है। तो पहले इन्होंने अभिक्रिया देखिएगा कि अभिक्रिया कैसे लिखी है, यानी का Cu प्लस 2 AgNO3 गिव्स आउट CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2Ag। अगर हमको ये अभिक्रिया याद है तो इस अभिक्रिया के थ्रू भी हम उसका आंसर को लिख सकते हैं। हमसे यही पूछा गया था। अब देखिएगा जब हमको अभिक्रिया याद है, जब सारी बातें पता हैं, तो नॉर्मल लिख सकते हैं क्या, कॉपर सिल्वर से अधिक क्रियाशील है, अतः जब कॉपर की छड़ को सिल्वर नाइट्रेट विलयन में डुबाया जाता है तो कॉपर नाइट्रेट बनने के कारण विलयन का रंग नीला हो जाता है। अब देखिएगा ये क्वेश्चन 1 नंबर में ये भी आ सकता है कि बताइए कि कॉपर की छड़ को सिल्वर नाइट्रेट में डाला तो विलयन का रंग कैसा दिखेगा, कैसा दिखेगा, नीला दिखेगा। और कॉपर की छड़, कॉपर जो है वो सिल्वर से अधिक क्रियाशील है, इसके कारण क्या हो जाता है, वो उससे विस्थापित हो जाता है। विस्थापन वाले में अपन ने पढ़ा था, तो इस तरीके से उसका कलर कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। तो ये अभिक्रिया इस तरीके से पूरी हो जाएगी। और देखिएगा ये क्वेश्चन इस तरीके से कंप्लीट होता है। क्लियर? तो उम्मीद करते हैं बेटा आपको ये भी समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया है तो समझने का प्रयास करिएगा। वैसे इतना समय है नहीं कि आपको ये समझ में नहीं आए। हालांकि जब मैंने क्वेश्चन बोला आपको ये क्वेश्चन तभी आ जाना चाहिए क्योंकि वही पूरा समय है। बिल्कुल लास्ट समय बचा हुआ है, अगला क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि मैं कोशिश ये किया हूँ कि आज सारे के सारे ऐसे क्वेश्चन लेके जाया जाए जिससे आपको भी ये आकलन कर सके आप कि आपकी कितनी तैयारी हो चुकी है, कितनी तैयारी अभी बकाया है। तो नॉर्मल हम इसमें लिख सकते हैं कि एथिल अल्कोहल के निर्माण की विधि का रासायनिक समीकरण लिखिए। अब देखिएगा हमको पहले तो ये पता होना चाहिए कि एथिल अल्कोहल क्या है। तो एथिल अल्कोहल की निर्माण की विधि क्या है, एथिल अल्कोहल को किस तरीके से निर्माण किया जा सकता है। तो वैसे तो मुझे उम्मीद है आपको पता है कि नहीं पता है, पता है तो अच्छी बात है। तो पहला मेथड मैं आपको बताऊं कि एथिल अल्कोहल बनाने की एक विधि होती है बेटा, वो होती है किससे, एथिल एसीटेट से। यानी कि अगर एथिल एसीटेट, अगर हम ध्यान से देखें तो अगर एथिल एसीटेट यानी कि CH3COO-C2H5 की अभिक्रिया यदि जल के साथ करा दें, जल के साथ करा दें तो ध्यान से देखो एथिल अल्कोहल ही बनेगा, यानी का इथेनॉल बन जाता है। बन जाता है कि नहीं बन जाता, यानी का CH3COO-C2H5 प्लस H2O गिव्स आउट C2H5OH प्लस CH3COOH। ये हमारा कार्बोक्सिलिक हो जाता है और ये हमारा अल्कोहल हो जाता है। तो ये क्या था जो पहले हमने अभिक्रिया की थी,
CH3COO C2H5 ये था एथिल एसीटेट। तो एथिल एसीटेट की जब जल के साथ अपक्रिया की तो क्या बन जाता है, हमारा एथिल अल्कोहल बन जाता है। और हमारा एम भी यही था कि हमको क्या बनाना था, हमको एथिल अल्कोहल बनाना था, यानी कि एथनॉल बनाना था। क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर फर्स्ट हो रहा है तो आप स्लो कर सकते हैं, आप इसको समझिएगा, लेकिन आपको ये धीमे धीमे और कुछ कुछ जो छोटे छोटे क्वेश्चन करा रहा हूँ, इस तरीके के क्वेश्चन आपको जब पेपर में जा रहे हैं तो तैयार होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बड़ा शानदार क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको अवश्य आता होगा क्योंकि बायोलॉजी का क्वेश्चन है और आपने अच्छे से तैयारी कर रखी है, क्योंकि आपके स्कूल में अभी प्री बोर्ड जो हुए उस और प्री बोर्ड चाहे एक बार हुए हों या 2 बार हुए हैं, अर्धवार्षिक परीक्षा भी हुई जिसके अंतर्गत हमने सारा कुछ किया था। तो अगर ये सारे आ रहे होंगे तो आप देखेंगे तो क्वेश्चन कहता है कि आप पादप में पोषकों के स्थानांतरण से क्या समझते हैं। यानी कि जो पादप होते हैं ना, इसमें जो पोषक होते हैं जितने भी, वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं। तो आपका क्या मानना है, कैसे होता है ये, इसके बारे में आपको लिखना था। और इसी का दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन विगत वर्ष में पूछे गए, हम वही करा रहे हैं। तो इसमें दूसरा क्वेश्चन पूछा था, उस ऊतक का नाम लिखिए जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण के विलय उत्पादों का परिवहन करता है। बात क्लियर है? यानी उस ऊतक का नाम पूछा है, नाम बताइए जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण के विलय उत्पादों का परिवहन करता है। तो पहले क्वेश्चन हम पहले का आंसर जानेंगे। तो पहले किस तरीके से पूछा है कि आप पादप में पोषकों के स्थानांतरण से क्या समझते हैं। तो क्या समझते हैं, स्थानांतरण का मतलब क्या है। तो आपने एक ऊतक का नाम पढ़ा होगा, बड़ा शानदार नाम है इसका, फिलोइम। आपने देखा है ना। तो जो फिलोइम होती है वो जीवित कोशिकाओं द्वारा, फिलोइम की जीवित कोशिकाओं द्वारा कार्बनिक पदार्थों का स्थानांतरण पोषकों का स्थानांतरण कहलाता है। बात समझ में आती है। तो पहले तो उसने ये कहा था कि स्थानांतरण से आप क्या समझते हैं, तो जो फिलोइम है वो जीवित कोशिकाओं द्वारा कार्बनिक पदार्थों को एक जगह से दूसरी जगह पर स्थानांतरण करती है, यानी का एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाती है। तो स्थानांतरण, तो ये क्या कहलाता है, ये पोषकों का स्थानांतरण कहलाता है। और दूसरा इसी में क्वेश्चन पूछा था कि उस ऊतक का नाम लिखिए जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण के विलय उत्पादों का परिवहन करता है। तो उस ऊतक का नाम क्या है, तो उस ऊतक का नाम आ जाता है, वह ऊतक है फिलोइम। तो फिलोइम वह ऊतक है जो पादप में प्रकाश संश्लेषण के घुलनशील उत्पादों को परिवहन करता है। बात क्लियर है? उम्मीद करते हैं कि आपको ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और वैसे इसका आंसर मुझे मालूम है कि आपको आ रहा होगा। और ये दोनों क्वेश्चन एक एक नंबर में थे जो आए, कई बार ये क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है बेटा, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कायिक प्रबंधन किसे कहते हैं, या फिर जो मैं बोल रहा हूँ कायिक जनन किसे कहते हैं। तो नॉर्मल हमको पता होना चाहिए। हम लोग बेटा जानते हैं कि हमने अगर देखा हो तो पौधे जो हैं, कई बार हम फसल अपने जो पौधे को उगाते हैं, कई बार बीज बोते हैं, कई बार क्या होता है कि उनके जो पत्ता है या फिर तने हैं या फिर जो जड़ें हैं, उनका उपयोग करके एक नया पौधा बना देते हैं। देखा है कि नहीं देखा है? जैसे बड़े बड़े खेतों में, मतलब कि बड़े बड़े बागोनों में इसका उपयोग किया जाता है। जैसे अंगूर की खेती हो गई, या फिर हो सकता है गुलाब वगैरह जो लगाते हैं हम लोग, उसकी लकड़ी को गाड़ते हैं। तो किसी भी पौधे का ये कायिक अंग कहलाते हैं। कायिक अंग का मतलब होता है जैसे पत्ता हो, तना हो या जड़ हो, उसका उपयोग करके एक नया पौधा बन जाता है। तो यही कौन सा जनन कहलाता है, यही कायिक जनन कहलाता है। तो नॉर्मली हम लिख सकते हैं कि कायिक जनन क्या है। तो कायिक जनन पौधे के किसी भी कायिक अंग को, जैसे पत्ता, तना अथवा जड़ का उपयोग करके नया पौधे तैयार करने की विधि। बात समझते हैं? आप समझिएगा क्या बोला, दोबारा से समझिएगा। मैंने बोला कायिक जनन यानी का पौधे के किसी भी कायिक अंग, और कायिक अंग कैसे, जैसे पत्ता, तना अथवा जड़ का उपयोग करके नए पौधे तैयार करने की विधि को कायिक जनन कहते हैं। क्लियर है? और आगे देखिएगा इसमें क्या लिखा हुआ है कि इस विधि का प्रयोग प्रायः उच्च वर्गीय पौधे यथा उद्यान में लगाने वाले तथा फल देने वाले पौधों में किया जाता है। मैंने आपको बताया था, यानी कि बड़े बड़े बागवानों का उपयोग इसलिए इसमें किया जाता है। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाता है। आपको पता होना चाहिए कि कायिक जनन क्या है।
नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा खासा क्वेश्चन है, आप इसको भी देखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विपर्यासी लक्षण से क्या अभिप्राय है, यानी का आप विपर्यासी लक्षण से क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। ये हेरिडिटी वाला चैप्टर है। अगर अनुवांशिकता वाला आपने चैप्टर पढ़ा हो तो वहाँ पर आपने ये टर्म सुना होगा, और दूसरा इसी में 1 नंबर में ये आया था, और दूसरा उसी के नीचे वाला ये क्वेश्चन आया था कि विभिन्नताओं को परिभाषित कीजिए, यानी कि विभिन्नताएं से आप क्या समझते हैं और विपर्यासी लक्षण से आप क्या समझते हैं। तो पहले तो मैं आपको बता दूं ये क्या होता है कि जब मेंडेल ऐसे समझ के चलिए, ये विपर्यासी लक्षण वो होते हैं जैसे पौधे को ले लें तो एक ही जाति का हो और उसमें गुण अलग अलग हो गए। जैसे एक ही पौधे के अंदर एक बड़ा पौधा हो गया और एक बौना पौधा हो गया, तो ये कैसे आपस में लक्षण कहलाए, ये लक्षण कहलाते हैं विपर्यासी लक्षण कहलाते हैं। ठीक है, तो पहले यही बताया था कि उदाहरण देकर समझाइए। तो आप देखिए इसकी परिभाषा नॉर्मल लिख सकते हैं कि लक्षण जो हमेशा दो विपरीत गुणों को प्रकट करता है। कौन से लक्षण, जो विपरीत गुणों को प्रदर्शित करता है। और विपरीत गुण का मतलब क्या है, जैसे कोई लंबा पौधा था और तथा बौना पौधा। बात क्लियर है, यानी का लक्षण जो हमेशा दो विपरीत गुणों को प्रकट करता है विपर्यासी लक्षण कहलाता है। उदाहरण के लिए लंबा पौधा और बौना पौधा। पहले से हमसे क्वेश्चन में यही पूछा था, और दूसरे क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि विभिन्नताएं किसे कहते हैं या विभिन्नताएं से आप क्या समझते हैं। तो नॉर्मल इसके लिए लिख सकते हैं कि एक प्रजाति के जीवनधारियों के लक्षण के मध्य अंतर, यानी का एक प्रजाति जीवनधारियों के लक्षणों के मध्य, उनके लक्षण में कुछ ना कुछ अंतर आ जाते हैं, तो वही क्या कहलाते हैं, विभिन्नताएं कहलाती हैं। तो नॉर्मल हम लोग इसको याद रखेंगे कि किस तरीके से इसका आंसर लिखना होता है। ठीक, तो ये जो हमारा हो गया, ये तो हो गया विपर्यासी लक्षण किसे कहते हैं, और ये वाला आंसर हो जाता है कि विभिन्नताओं से क्या समझते हैं। उम्मीद करते हैं बेटा समझ में आ रहा होगा। बताइए आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप समय निकालिएगा, आपको समझ में ज़रूर आएगा। और अब समय बहुत कम है, आप इसको आराम से लिखिएगा अपनी कॉपी पर, क्योंकि स्क्रीनशॉट तो फ़ोन में ही रह जाते हैं। आप कॉपी पर लिखेंगे तो अभी आपको थोड़ा बहुत समझ में आया है। आप मॉर्निंग जब भी इसे पढ़ रहे होंगे तो जब भी उसको एक बार दिन में 1-2 बार रिवीजन कर लें तो इतने क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी है और काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी बहुत हमारे पास समय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन 3 नंबर में आया था बेटा। अगला क्वेश्चन कहता है कि कौन सी कोशिकाएं तंत्रिका तंत्र बनाती हैं। ठीक है, और अगला क्वेश्चन इसी में पूछा गया था कि तंत्रिका कोशिकाओं को परिभाषित कीजिए। और अगला इसी में एक और क्वेश्चन आया था, जो क्वेश्चन पूछा था कि जंतुओं में प्रकाश तथा ध्वनि ग्राहियों के नाम लिखिए। यानी कि पहला क्वेश्चन हमसे ये पूछा था इसमें कि कोशिका तंत्र कौन बनाता है। तो मुझे उम्मीद है आपको जरूर पता होगा कि कौन बनाता है। बताइए कौन बनाता है। बिल्कुल करेक्ट, आप बिल्कुल सही आंसर दिया होगा कि कौन बनाता है, तंत्रिका कोशिका बनाती है। क्लियर। और दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछा था कि तंत्रिका कोशिका को परिभाषित कीजिए। तो तंत्रिका कोशिका की परिभाषा हम लिख सकते हैं कि तंत्रिका कोशिका तंत्र की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होती है। बात क्लियर है। यानी का अगर हमसे पूछा जाए कि तंत्रिका कोशिका से आप क्या समझते हैं, तो नॉर्मल लिख सकते हैं कि तंत्रिका कोशिका तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होती है। ठीक। और अगला क्वेश्चन इसी में पूछा था कि जंतुओं में प्रकाश तथा ध्वनि ग्राहियों के नाम लिखिए। तो इनके नाम लिखने के लिए प्रकाश के लिए हम लिख सकते हैं कि प्रकाश के लिए प्रकाश ग्रही और ध्वनि के लिए ध्वनि ग्रही। बात क्लियर है। देखते रहिएगा, आराम से समझिएगा, और कहीं भी दिक्कत आए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कहाँ आपको दिक्कत आ रही है। क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ओम्स का नियम क्या है। तो ओम्स का नियम आप जानते होंगे। तो ओम्स का नियम क्या है, तो देखिएगा ओम्स का नियम हम अगर आपसे नॉर्मल बात करें तो ओम्स का नियम हो जाता है कि B जो है वो समानुपाती है I के। बात समझते हैं। और B समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक स्थिरांक आता है R, और यहाँ लग जाता है I, और यहाँ से R की वैल्यू निकल के आ जाती है R = B/I। तो यही ओम्स लॉ से हम नॉर्मली इसको लिख सकते हैं। तो यही हमारा आता है ओम्स लॉ से, और नॉर्मल इस तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है।
तो यानी का ये हमारा आया B समानुपाती है I के, और इस तरीके से कर सकते हैं। तो ओम्स के नियम को अगर देखें तो ओम्स का नियम है, इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं, और भौतिक अवस्थाएं कैसी होती हैं, लंबाई हो गई, दाब हो गया या फिर ताप हो गया, इनमें परिवर्तन ना हो। किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे लंबाई, ताप, दाब आदि में क्या परिवर्तन ना हो, यानी का ये कैसी रहें, अपरिवर्तनीय रहें, तो उनके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर उनमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होते हैं। यानी कि जो मैंने अभी बताया था, ये समानुपाती का चिन्ह है, तो I समानुपाती किसके, I के, B समानुपाती किसके, I के। यदि चालक के सिरों के बीच विभवांतर V और विद्युत धारा I है, तो B बराबर होगा किसके, IR के। बात क्लियर है। और ये पूरा वही लिखा है जो मैंने आपको यहाँ पर समझाया था। B समानुपाती होता है किसके, I के, और एक उसमें से नियतांक हटा, मतलब कि जब समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक आता है B = RI। बात क्लियर। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ओम्स का जो नियम है वो इस नियम के अनुसार किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं में परिवर्तित न हो तो वह उसके सिरों से उत्पन्न विभवांतर जो है वो उसके अनुक्रमानुपाती होता है। तो इस तरीके से हम इतना लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेटा वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए कुछ इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन लेके आए हैं। अगर आपको ये अच्छी लगे तो आप हमको सुझाव जरूर दीजिएगा। कोई भी सुझाव हो या जो भी फीडबैक आप देंगे वो हम कोशिश करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का ये बच्चों का ये कहना था कि सर बोर्ड पर नहीं कोई PDF फॉर्मेट में पढ़ाइए। तो ये PDF फॉर्मेट हम आपके दिखा रहे हैं कि इसमें भी अगर कोई भी सुझाव हो तो आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, आपकी बात हम पूरे से मानेंगे। तो आज के लिए आखिरी क्वेश्चन ये रखते हैं। तो आखिरी क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि लेंस की क्षमता से क्या अभिप्राय है, यानी कि हमको ये बताना पड़ेगा कि लेंस की क्षमता किसे कहते हैं। तो आपको भी पता होगा कि लेंस की क्षमता क्या है। देखिए बेटा, हम मेहनत कर रहे हैं और आगे की प्लेलिस्ट बीच में सोचा था कि चलाते रहें, लेकिन बीच में इसलिए नहीं आने पाई क्योंकि इसमें आप लोग भी कम ही सहयोग कर रहे हैं, आप लोगों का इंटरेस्ट ही कम है। आप अपने यहाँ पढ़ते हैं, आपके विद्यालय, आपके रिलेटिव में जो कोई भी 10, 12 या कोई भी रिलेटिव किसी भी सब्जेक्ट में आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, तो हम उसका आपका समाधान जरूर करेंगे। लेकिन हालांकि होता ही है कि आप भी इंटरेस्टेड कम करते हैं, देखने के इच्छुक कम लगते हैं, इसलिए भी हम भी ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ वीडियो उसमें नहीं आपके क्लास से, क्योंकि 12th वाले बच्चों के जिस हिसाब से वो लोग लगन से पढ़ रहे हैं तो उनका प्लेलिस्ट लगभग पूरा कंप्लीट हो चुका है। कुछ ही बचा है जो उनका हम आने वाले समय में भी कर देंगे। तो अगर आप लोग पूरा सहयोग करें तो अभी से लेकर पेपर तक आपका पर डे या अल्टरनेट एक दिन छोड़ के हम आपकी भी प्लेलिस्ट, आपकी भी तैयारी करा सकते हैं। यदि आप लोग चाहें तो आप लोग पूरा सहयोग करिएगा। वैसे आप लोग कर रहे हैं लेकिन फिर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि लेंस की क्षमता से क्या अभिप्राय है। तो लेंस की क्षमता से क्या अभिप्राय है, तो ये तो आप जानते होंगे अच्छे से कि किसी लेंस द्वारा उस पर आपतित प्रकाश किरणों को अवसरित या अपसरित करने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं। यानी का किसी लेंस द्वारा उस पर आपतित प्रकाश किरणों को अभिसरित या अपसरित करने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं। अगर आपको पता हो तो आपने देखा होगा कि P जो है वो बराबर होता है 1/f के, और ये f किस में होती है, वो मीटर में होती है। f क्या है, फोकस दूरी है। बात क्लियर है। तो यही तो फॉर्मूला निकल के आता है P = 1/f मीटर में। और ठीक इसकी इकाई क्या होती है, डायप्टर होती है। बात क्लियर है। तो नॉर्मली हम लिख सकते हैं कि इसकी इकाई क्या है, डायप्टर है। तो मैं वही बता रहा हूं कि किसी लेंस द्वारा उस पर आपतित प्रकाश किरणों को अपसरित या अपसरित करने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं। ठीक, और मैंने जो अभी बताया वही लिखा हुआ है कि लेंस की क्षमता यानी का P फोकस दूरी मीटर में, फोकस दूरी किस में ले रहे हैं, मीटर में, व्यक्त क्रमांक के बराबर होती है। जो मैं अभी बताया था P = 1/f, और f किस में है, मीटर में। ठीक, और तो इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक डायप्टर होता है। तो अगर कोई भी आपसे पूछता है कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है, तो आप इसमें बता सकते हैं कि इसका डायप्टर होता है। क्लियर है। आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि डायप्टर को शॉर्ट में क्या लिखते हैं, इसका प्रतीक क्या है, और ये भी बताएंगे कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। क्या आगे की वीडियो इस तरीके से नियंत्रण की जाए या फिर
आपको इसकी कोई भी आवश्यकता नहीं है। आप ज़रूर बताइएगा, क्योंकि उस हिसाब से हम भी अपना कार्य करें, और क्योंकि हम जो चाहते हैं जितना फ़ायदा हमसे ले सकें उतना लें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, और जहाँ तक जिन लोगों को इसकी आवश्यकता है वहाँ तक